थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में यूज होने वाली बेसिक टर्म्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। वैसे तो इस चैप्टर को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, यानी कि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जब आप इसमें एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा दी हुई है। अब थ्योरी इसलिए ज़्यादा दी हुई है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको डेरिवेशन के फॉर्म में जैसे जैसे किया गया है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीडियो को देखेंगे तो आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी थ्योरी यहाँ पे दी हुई होगी उसको मैं सब चीज़ को आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे चैप्टर बहुत सिंपल है और कुछ ही फॉर्मूलाज हैं। और आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट जो लेक्चर है, ये बिल्कुल फाउंडेशन वाली चीजें हैं। मतलब ये चीजें आपको आने वाले लेक्चर्स में भी यूज होंगी, यानी कि इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया, इसके बेसिक्स जो हैं उनको अच्छे से समझ लिया, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स को आगे पढ़ने में और समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत बेसिक के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट और फाउंडेशन वाला लेक्चर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग ही समझते हैं। देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट। हीट एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। वहीं दूसरा वर्ड है आपका डायनेमिक। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये चैप्टर का नाम ही बता रहा है आपको। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज हैं उनके मूवमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम केमिकल्स की बात करते हैं और केमिकल्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो या कोई कंपाउंड हो, उसमें डिफरेंट टाइप की केमिकल एनर्जीज जो होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं और उन स्टोर्ड एनर्जीज को आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर आप किसी भी फ्यूल को, जैसे मिथेन है या फिर आप एलपीजी है या कोई भी वुड है इवन, उसको जब आप बर्न करते हो, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स उनको बर्न करते हो, तो उनसे क्या बनती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि इनके अंदर जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्यूल जो है उनके मॉलिक्यूल से क्या बन रही है, आपकी एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब उस हीट का यूज करके अगर इंजन में इसको बर्न करा दिया जाए फ्यूल को, तो ये हीट एनर्जी जो है वो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी। इंजन को आप किस में लगा दो, व्हील्स पे लगा दो, दो व्हील्स के ऊपर लगा दिया, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये व्हील्स जो है उनको मूव करा सकते हो और इस तरह से क्या बन जाती है, आपकी ऑटोमोबाइल्स बन जाते हैं, गाड़ी बन जाती है, बाइक, स्कूटर या फिर कार या बस, जो भी जितने भी हैं वो सारे के सारे फ्यूल से ही चलते हैं। यानी कि इनमें भी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, केमिकल एनर्जी को अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज कर लेना है, सेल बना देना है। सेल में भी क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल्स में स्टोर्ड जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं उनमें सब में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और उनको डिफरेंट फॉर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें स्टडी जो करना है वो क्या करना है, द स्टडी ऑफ दीज एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जो एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन है, मूवमेंट है, इसके बारे में ही हमें किस में पढ़ना होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बल्क वाले सिस्टम पे, बड़े सिस्टम पे पढ़ते हैं। सिर्फ हम एटम्स या मॉलिक्यूल लेवल पे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। जनरली हम केमिस्ट्री में एटम या मॉलिक्यूल लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स या एटम्स यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इनको नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? आगे बात करते हैं। देखो, यहां पे आगे लिखा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कोई सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तभी हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को यूज करेंगे। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तभी हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही किसी प्रोसेस के बीच में ही हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को नहीं लगा पाएंगे। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो हम इस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे क्या प्रोसेस हो रहा है। हमें इस चीज के से मतलब नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है और किस रेट से हो रहा है।
मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन चीजों को थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। आगे यहां पे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा है कि यहां पे हमें इस चैप्टर में या इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वो पहला है, हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस, विल इट अकर और नॉट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसमें एनर्जी का चेंज जो है वो कैसे हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में हमें पता करना है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एनर्जी चेंज किस तरह से हो रहे हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, रेट के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना होता। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव वो है, व्हाट ड्राइव ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें किस तरह की एनर्जीज जो है वो इन्वॉल्व है जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो पाती है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो वहां पे कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सटेंड टू केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। नेक्स्ट हम ये भी जान पाते हैं थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से कि कोई केमिकल रिएक्शन कितने अमाउंट में हो पाएगी। ठीक है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये भी देख सकते हैं, और कितने अमाउंट में होगी ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का हमारा पर्पज क्या है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली डिफरेंट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही टर्म बार बार यूज होंगी। देखो, इसमें सबसे पहले जो टर्म है वो है सिस्टम और सराउंडिंग। जब भी आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की बात करेंगे तो हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसकी स्टडी करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ये बीकर है और बीकर में सपोज वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इसमें? बीकर में वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई और वाटर में हम कोई दूसरा एक और केमिकल डालते हैं, सपोज जो भी केमिकल डाला, तो हमारे पास हमारा स्टडी करने का जो पर्पज है वो इस केमिकल रिएक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसको स्टडी करने का पर्पज है। तो हमारे लिए ये जो केमिकल रिएक्शन है या यहाँ पे इसके अंदर बीकर के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम बोलेंगे। अगर खाली ही होता, सपोज मान के चलो बिल्कुल ये एक बीकर है और बीकर बिल्कुल खाली है, तो खाली में भी क्या होगा? एयर होगा, और एयर जो है उसको ही अब हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज की या जिस केमिकल रिएक्शन की स्टडी हमें करनी होती है या जिस प्रोसेस की स्टडी करनी होती है उस पूरे उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज आती है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब क्या है कि इस सिस्टम के अलावा जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी कुछ देख पाओगे, वो सारा का सारा क्या होगा? इसके लिए सराउंडिंग होगी। सराउंडिंग, ठीक है। यूनिवर्स में अगर हम बड़ी बात लेवल पे बात करें तो यूनिवर्स में हम जिस छोटे से एक बीकर को पढ़ रहे हैं या फिर जो भी जिस चीज की भी स्टडी कर रहे हैं वो तो सिस्टम हो गया। उसके अलावा पूरा यूनिवर्स जो है इस सिस्टम के लिए क्या है? सराउंडिंग हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो सिस्टम होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या होती है? सराउंडिंग होती है। क्लियर है, समझ में आ गया? यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, चाहे तो इनको एक बार रीड कर लो। यही सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही सारी चीजें लिख रही हैं। तभी मैं बोल रहा था कि थ्योरी यहाँ पे ज्यादा है लेकिन मीनिंग जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है बाउंड्री। एक वर्ड क्या आता है? बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? देखो यहीं पे मैं समझा देता हूं। बाउंड्री का मतलब है कि सराउंडिंग और सिस्टम, देखना ध्यान से समझना इस बात को। सराउंडिंग और सिस्टम जो है वो जिस एक फिजिकल बाउंड्री से या फिजिकल वॉल से या फिर एक इमेजिनरी वॉल से सेपरेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये बीकर जो है, जैसे यहाँ पे ये बीकर है, ये कैसा है? यहाँ पे ये बीकर जो है ये क्या है? यहाँ पे इसकी बाउंड्री है। बहुत सिंपल सा है, बाउंड्री आप जानते हैं, ये बाउंड्री है। ये तो फिजिकल बाउंड्री हुई। एक इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। इमेजिनरी बाउंड्री कैसे होगी? देखना ध्यान से कि यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ तक ही है ना, इसके बाद में फिर सराउंडिंग स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जहाँ यहाँ पे कोई
फिजिकल बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन ये जो लेयर है ये क्या कर रही है, इस सिस्टम को और इस सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे। तो बाउंड्री जो है वो दोनों टाइप की हो सकती है, फिजिकल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। क्लियर है। अगर इसके ऊपर मैं एक क्या लगा दूं, एक क्लोजर लगा दूं, ढक्कन लगा दूं, ढक दूं इसको, तो ढक दूंगा तो इसकी जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री भी होंगी, ये वाली बाउंड्री भी होंगी, ये वाली होगी, और ऊपर जो ढक्कन है वो भी एक बाउंड्री की तरह ही काम करेगा। मतलब इसमें पूरा, अगर मैंने एक ढक्कन लगा दिया तो इसमें पूरा का पूरा जो है वो फिजिकल बाउंड्रीज ही हो गई। क्लियर है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, जो आपको ग्रीन से दिखा रखा है, ये सराउंडिंग बता रही है, और ये ग्रीन वाला जो है वो पूरा है, यूनिवर्स पूरा हो सकता है। और जहाँ पे हम जिस बीकर को ले रखा है उसके अंदर जो भी केमिकल है या कोई भी मैटर है या सब्सटेंस है, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, सिस्टम होंगे। और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाली जो वॉल होगी, जो फिजिकल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बाउंड्री। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है टाइप ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? सिस्टम 3 टाइप के हो सकते हैं भाई। सिस्टम 3 टाइप के हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिफाइन करते हैं। एक पहला जो है वो है हमारे पास मैटर, मैटर का अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैं पूरा ही लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, पहली बात है अमाउंट ऑफ मैटर। दूसरा है हीट, दूसरा है आपका हीट। 2 चीज़ों के ऊपर है। ओपन जो सिस्टम होगा उसमें हीट बोल दूं मैं, या फिर यहाँ पे एनर्जी भी बोल सकता हूँ, जनरल वर्ड। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज और मैटर है ना, अमाउंट ऑफ मैटर का भी एक्सचेंज हो जाए, किसके साथ में, सिस्टम और सराउंडिंग में। देखो यहाँ इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये एक ओपन बीकर है, ध्यान से समझ लेना इस बात को, ओपन बीकर है, तो ओपन बीकर जो है उसमें क्या होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपके पास हॉट वाटर रख दिया मैंने, इसमें क्या रख दिया, हॉट वाटर रख दिया। तो हॉट वाटर जो है वो तो सिस्टम हो गया, और इसके बाहर जितनी भी है वो सराउंडिंग हो गई, इसके बाहर जितना भी है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गई। जिसमें हॉट वाटर है, ये वाला हॉट वाटर है, तो इसके ये तो हॉट वाटर जो है वो सिस्टम है, और इसके बाहर जितना भी है वो सराउंडिंग है। तो हॉट वाटर जो है वो बाहर सराउंडिंग के साथ में क्या कर सकता है, हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। साथ में ही अगर हॉट वाटर है तो यहाँ से ऊपर से क्या निकल सकती है, यहाँ पे वेपर्स निकल सकती हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें से एनर्जी या हीट का भी ट्रांसफर हो जाए और मैटर का भी ट्रांसफर हो जाए। अगर इसी बीकर को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, एक पैक कर दिया, एक इस तरह का आपने डब्बा लिया, बिल्कुल पैक है, और इसमें अंदर क्या भर दिया, वही हॉट वाटर भरा हुआ है, हॉट वाटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखना हॉट वाटर है, अब यहाँ से जो गैस हैं या वेपर्स हैं वो तो नहीं निकल पाएंगी, लेकिन यहाँ से क्या हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि हीट जो है एक्सचेंज हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। सिंपल सा है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, क्लोज का मतलब है बंद है बिल्कुल, है ना। तो क्लोज सिस्टम जो होती है उसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। तो एनर्जी जो है वो किसमें, एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है क्लोज सिस्टम में, और मैटर का ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल नहीं है। और तीसरा जो है वो है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जैसे मिल्टन का फ्लास्क आता है ना, मिल्टन का फ्लास्क इस तरह के आते हैं जिनमें बहुत टाइम तक क्या होता है, आपका पानी जो होता है वो गर्म ही रहता है। जैसे यहाँ पे हॉट वाटर आपने रख दिया सपोज इसका फ्लास्क में। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम तो हमेशा ऐसा हो कि हमेशा ही आइसोलेटेड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली जब हमें स्टडी करनी होती है उतने टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, न तो इसमें से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, न तो इसमें से हीट बाहर जाएगी, ना ही इसमें से हीट अंदर आएगी। यानी न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही इसमें मैटर का ट्रांसफर होगा, मैटर भी इसमें से ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, the presence of reactant in the thermos flask or any other closed insulated vessel is an example of isolated system। देख लो वही सारी चीजें एग्जांपल्स दे रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ऐसा मत सोचना सर लास्ट की 2 लाइनें आपने नहीं बताई, तो लास्ट की 2 लाइनें भी वही हैं जो मैंने आपको बता दिया सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, नाम से ही आप जनरल आईक्यू का यूज करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब है बिल्कुल अलग हो गया,
अलग किस में मामले में, मैटर और एनर्जी के मामले में। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ना ही यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लियर है? ये 3-4 टर्म तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है द स्टेट ऑफ सिस्टम। बहुत सिंपल सी टर्म है। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम क्या हालात में है, हाल क्या है ना। स्टेट मतलब हाल क्या है। जैसे अगर मैं आपके हालचाल पूछूं तो आपके हालचाल पूछने के लिए मुझे क्या पता करना होगा, आपकी हेल्थ कैसी है। जैसे आपकी बात करूं तो आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वेल्थ कैसी है और आपकी पोजीशन क्या है, ये चीज़ें मुझे पता करनी पड़ेंगी। तो आपके हालचाल जो हैं वो मुझे समझ में आ जाएंगे। आपकी भैया हेल्थ बढ़िया है, आपके पास पैसे वैसे बढ़िया हैं, वेल्थ बढ़िया है, और आपकी पोजीशन वो जो है ना सोसाइटी में मेंटल पोजीशन जो है वो आपकी कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके क्या बता देंगे, हालचाल बता देंगे किस तरह से ही। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, जो सिस्टम तो क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसकी हेल्थ वेल्थ तो हम जानेंगे नहीं। अब हेल्थ वेल्थ नहीं जानेंगे तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे कंटेनर लिया, चाहे मैं एक इस तरह से मैं एक बीकर ही ले लेता हूँ, एक बीकर लिया, ठीक है। अब इस बीकर में कुछ सब्सटेंस रखा हुआ है, इस बीकर में कुछ सब्सटेंस रखा हुआ है। अब इसके हालचाल जानने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे इसके लिए इसका चाहिए कि भाई इसका अमाउंट कितना है, इसमें कितना अमाउंट है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो अमाउंट को बता देते हैं, है ना। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो अमाउंट को बता देंगे, कितने अमाउंट है इसमें। इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बता देगा। इसका वॉल्यूम कितना है, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है। तो यहाँ पे PVTN, ये मतलब चार जो हैं, चार पैरामीटर जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। किसी भी सिस्टम की किसको डिफाइन करते हैं, स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो ये चार पैरामीटर जो होते हैं उनसे ही हमें पता चलता है कि कोई एक सिस्टम किस मतलब स्टेट में है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हुई, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, तो ये ही सिस्टम इसमें यानी कि कुछ अमाउंट ऐड कर दिया या फिर इसमें से कुछ निकाल दिया, तो ये जो है वो क्या होगा, ये दूसरी स्टेट में चला जाएगा। ये जो है ये क्या चला जाएगा, दूसरी स्टेट में चला जाएगा। या फिर इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसको हीट दे दिया, हीट ले लिया, या इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, या फिर इसका प्रेशर चेंज कर दिया, तो ये जो सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे बी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब मैटर या फिर मोल्स। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे बात करते हैं, वेरिएबल लाइक PVT आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। इनको ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, वही सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। आगे बात करते हैं, देखो अब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, या यूं कहें सिस्टम जो है उसकी स्टेट जो है वो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, यानी कि यहाँ इनमें से स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे, स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे। अब आपको थोड़ी थोड़ी सी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसी में मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेट वेरिएबल का मतलब इनमें से कोई चेंज होगा, है ना। तो उससे वेरिएबल चेंज हो गए तो इन्हीं को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख रही हैं, इनको आप चाहें तो अलग से नोट कर लेना, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट में है, ये सपोज एक स्टेट में है और उससे दूसरी स्टेट में जाएगा। मतलब क्या है, सिंपल सा, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर या एक से ज़्यादा पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। द ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मे बी इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब दो वर्ड आते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है, एक्सपेंशन का मतलब आप जानते हो बढ़ाना, बढ़ना, है ना। और बढ़ेगा कब,
कोई भी ये सिस्टम है ना, अगर हम इसकी बात करें कि ये बढ़ जाए तो दो रीजन होंगे बढ़ने के। इसका या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए या प्रेशर जो है उसका डिक्रीज हो जाए। प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड करने को ही क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। अगर इसको दबा दिया जाए तो कंप्रेशन। कंप्रेशन पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो वही स्टेट वेरिएबल जो है वो क्या होंगे, चेंज हो रहे हैं इसके। ठीक है, समझ में आया? कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहला जो सिस्टम है, नेम ही आप रखना याद, आइसोथर्मल। जैसे आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। थर्मल का मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अच्छा नंबर ऑफ ये दोनों कांस्टेंट हैं एन और टी, तो चेंज क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, खैर इनको सभी को आगे बात करेंगे, और ये टर्म जो है वो आगे भी बार बार यूज होंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर दी है ये सारी टर्म। अच्छा, नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब होता है कि प्रेशर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। और एक आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट हो, साथ में ही जो हीट चेंज है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हीट का एक्सचेंज है, यानी कि हीट एक्सचेंज जो है वो जीरो हो, है ना, हीट का एक्सचेंज ना हो। हीट का एक्सचेंज ना हो यानी कि ना तो हीट दी जाए ना हीट ली जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अलावा और भी नेम होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस जिस जगह से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के क्या है वहीं पे आके उसी स्टेट में आ जाए। जैसे यहाँ पे इसका टेम्परेचर और वॉल्यूम P1, V1, N1 और T1 ये थे सपोज, है ना। अब बहुत सारे चेंज हुए, इनमें से कोई सी भी चेंज हुए, बहुत सारे चेंज हुए और फाइनली जब लास्ट स्टेज में आया तो इसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, स्टेट वेरिएबल हैं, वो पहले के बराबर ही आ गए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो पहले हम इंटरनल एनर्जी समझेंगे, उसके बाद में ये स्टेट फंक्शन क्यों है ये चीज समझेंगे। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represent the total energy of system। मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि कोई जो केमिकल सिस्टम है वो एनर्जी लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, तो हमें सबसे पहले ये बात करनी होगी कि उस सिस्टम की क्या एनर्जी है। उस सिस्टम की एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सिस्टम की एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, देखना समझना। वही मैं कोई सिस्टम ले लेता हूँ, जैसे सिस्टम मैंने हॉट वाटर लिया, ये एक बीकर है और बीकर में क्या है, हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर ही एक तरह से केमिकल सिस्टम है। ठीक है, अब इस हॉट वाटर से एसोसिएटेड जितनी भी एनर्जीज होंगी, उन सभी एनर्जीज का सम जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी, एसोसिएटेड विद सिस्टम। सिस्टम से एसोसिएटेड जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं, उन सभी टाइप की एनर्जीज के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी यू बोलेंगे। कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं, जैसे इसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आप जो भी टाइप की एनर्जी सोच सकते हो वो इस सिस्टम से एसोसिएटेड, वो सभी टाइप की एनर्जीज का सम जो होगा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे केमिकल एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस सिस्टम से एसोसिएटेड, ठीक है, या फिर इससे एसोसिएट मैकेनिकल एनर्जी है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इनसे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये जो हैं वो इनकी कुछ पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, जो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर सकते हैं, तो इनकी रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप की एनर्जीज इस पूरे सिस्टम से एसोसिएटेड होंगी। उन सभी एनर्जीज के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यू बोलेंगे। अब इतने टाइप की एनर्जीज को कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ चेंज के ध्यान रखते हैं। मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा यू। डेल्टा यू को कैसे निकालेंगे, फाइनल स्टेट में जो
इंटरनल एनर्जी है माइनस इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी थी, उन दोनों को डिफरेंस होगा, वो क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो 3 फैक्टर्स से किया जा सकता है। पहला है हीट, दूसरा है वर्क और तीसरा है मैटर। मतलब किसी सिस्टम में से हीट या तो पास की जाए या फिर सिस्टम जो है उसमें से हीट निकाली जाए, मतलब सिस्टम को हीट दी जाए या फिर सिस्टम में से हीट निकाली जाए। इसी तरह से सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए या सिस्टम वर्क कर दे। तीसरा है या तो मैटर एंटर कर जाए या फिर उसमें मैटर जो है वो लीव कर जाए। इन 3 तरीके से क्या किया जा सकता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो इन तीनों चेंजेस को एक एक करके अच्छे से यहाँ पे आगे दिया हुआ है, एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखना, सबसे पहला जो चीज़ दे रखी है वो है वर्क के बारे में। जब हमें वर्क के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए तो इंटरनल एनर्जी में किस तरह से चेंज होता है, तो इस केस में अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो इस वाले पैरामीटर को और इस वाले पैरामीटर को, मतलब दोनों ही पैरामीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, इनको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए क्या किया जाए, न तो एनर्जी एंटर हो यानी कि हीट एंटर हो, ना ही हीट इसमें से निकले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट में जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसी तरह से मैटर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब इस तरह का सिस्टम जो है वो कैसा लेना चाहिए, आप बताओ मुझे कमेंट में। मैंने आपको बताया था जिसमें से ना तो हीट का एक्सचेंज हो ना मास का एक्सचेंज हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे ये ले रखा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से समझना, यहाँ पे वर्ड और टर्म का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आइसोलेटेड सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को तो आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अब इसकी वॉल्स के अंदर से एनर्जी या हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ऐसे प्रोसेस जब इसके ऊपर वर्क किया जाएगा तो इस तरह के प्रोसेस को हम कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, जिनमें हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती। उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें से इस जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इस तरह के सिस्टम को या इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो 2 तरह से किया जा सकता है। ध्यान से समझना, इसके ऊपर वर्क करना है हमें, इसके सिस्टम के ऊपर वर्क करना है। मैटर और एनर्जी जो है वो कांस्टेंट कर दी गई है, मतलब न तो इसमें से मैटर बाहर निकलेगा ना ही इसके अंदर मैटर आएगा, पहली चीज। ना इसमें से हीट अंदर जाएगी सराउंडिंग में से, न सराउंडिंग को ये हीट दे सकता है। ये सारी की सारी चीज कर दी। अब ये जो है ये सिस्टम कैसे कैसे वर्क करेगा, इसके 2 तरीके हैं, ध्यान से समझना। पहला तरीका क्या है, सपोज यही सिस्टम मैं दोबारा से बना देता हूँ, सिंपल सा डायग्राम जो अभी पीछे बना हुआ है बुक में, इसी तरह का डायग्राम मैंने बना दिया। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसके अंदर सपोज वाटर फिल है, ठीक है। सिस्टम में क्या है, वाटर है, ठीक है। ये बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज जो हैं सराउंडिंग से सिस्टम को सेपरेट कर रही हैं, ठीक। अब इनकी इनिशियल स्टेज जो है ये जो है इस सिस्टम की इनिशियल स्टेट जो है, स्टेट डिफाइन करनी है। सपोज इसका टेम्परेचर जो है वो TA है, इसका प्रेशर जो है वो PA है। सपोज ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स NA हैं और वॉल्यूम जो है सपोज इसका VA है, ठीक है, समझ में आया। अब पहला तरीका जो यहाँ पे दिया है वो क्या है कि इसको चर्न किया जाए बाय द हेल्प ऑफ पैडल। मतलब यहाँ पे पैडल लगाए, जैसे छाछ या दही को जैसे मथा जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे चर्नर की हेल्प से क्या किया, इसको ब्लो किया, चर्निंग की इसकी। और चर्निंग करने से सपोज ये जो है चर्नर से इसके ऊपर कितना काम किया गया, 1 किलो जूल का वर्क किया गया। ध्यान से समझना इस बात को। अब 1 किलो जूल का वर्क किया गया, न तो इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब इसमें इसका मैटर चेंज हो सकता है, यानी कि Na नहीं चेंज हो सकता, ना ही इसमें से हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अब हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता तो ये वर्क जो है उसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, सपोज TB हो गया। इनिशियल स्टेट पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो UA थी। अब फाइनल स्टेट पे इसकी इंटरनल एनर्जी सपोज UV हो गई,
ठीक है, समझ में आया क्या? क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इस वर्क डन की वजह से। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी क्या होगा? चेंज आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या कोई टाइप की एनर्जी जो वर्क के फॉर्म में एनर्जी दी गई है वो क्या होंगी? इस सिस्टम में आ गई, और सिस्टम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। सपोज वो कितनी हो गई? यू भी हो गई। अब हम बोलें चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टीवी माइनस टी ए, टीवी माइनस टी ए। और इंटरनल एनर्जी में चेंज की अगर हम बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? यू बी माइनस यू ए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। पहला तरीका जो था वर्क करने का वो था कि चर्निंग के थ्रू हमने वर्क कर लिया। अब दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका सेकंड वे जो है वो क्या है? सेकंड वे, नाउ डू एन इक्वल अमाउंट, मतलब 1 किलोजूल इलेक्ट्रिकल वर्क। हमने क्या किया यहाँ पे? पहले तो चर्निंग की हेल्प से 1 किलोजूल वर्क किया था। दूसरा जो वर्क हमने कर रहे हैं, देखना ध्यान से, अब क्या किया मैंने? वही वाटर लिया, उतने ही टेम्परेचर का, मतलब उतने ही टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इसका टी है और इसकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो सपोज यू ए है। इंटरनल एनर्जी क्या है? यू ए। अब हमने क्या किया? बाहर से एक इसके अंदर क्या डाली भाई? एक इमर्शन रॉड डाली। क्या डाली? यहाँ पे एक इमर्शन रॉड डाली, और इमर्शन रॉड डाल के यहाँ पे इसके प्लग लगा के और यहाँ से जो वर्क किया गया वो कितना किया गया? 1 किलोजूल। ये इमर्शन रॉड जानते हैं ना, पानी को गर्म करने के लिए जो रॉड होती है उसको इमर्शन रॉड बोलते हैं। अब इस सिस्टम का इनिशियल जो टेम्परेचर लिया गया था वो टीए लिया गया था। अब इसके ऊपर 1 किलोजूल ही वर्क किया गया, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होगा वो कितना पहुंच जाएगा? टी भी पहुंच जाएगा। इसकी जो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी? यू भी हो जाएगी। यानी कि पहले केस में जितना टेम्परेचर चेंज आया उतना ही टेम्परेचर चेंज जो है वो सेकंड केस में आएगा। जितना पहले केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज आया उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज सेकंड केस में आएगा। यानी कि ये चेंज इन टेम्परेचर है या फिर चेंज इन ये इंटरनल एनर्जी है, ये दोनों ही इस तरीके के ऊपर, ये मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो हैं, स्टेट जो हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है। इनफैक्ट ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? जेपी जूल ने किया था। 1840 से 1815 के बीच में ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने यही शो दैट गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑन सिस्टम नो मैटर हाउ इट वाज डन, मतलब irrespective of path produce the same change of state as measured by the change in the temperature of the system। मतलब सिंपल सा यही बोला कि भैया ये यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू जो है दोनों केस में बराबर कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरीके से किया है, ये इमर्सन रोड से किया है या फिर आपने पेडल्स को चर्न करके किया है। अगर वर्क डन सेम है तो इनका टेम्परेचर में चेंज जो होगा वो भी सेम होगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे ये जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो एक कैसी है? स्टेट फंक्शन है। कैसा है? एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब समझ रहे हो आप कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। पाथ फंक्शन नहीं है। कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं, कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो पाथ फंक्शन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हीट की या फिर मैं बात करूं वर्क की, ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब अगर मैं कहूं कि एक ही चीज को आप वर्क डन जो है वो आप क्या है वो अलग अलग होगा। अगर हम इनिशियल स्टेट जो है जैसे ऐसे समझ के देखो कि यहां से ए से और बी पॉइंट पर जाना है तो वर्क डन जो होगा वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। जैसे यहां से एक केस ये है कि आप यहां से इस तरह से जाएं, दूसरा केस ये है कि आप यहां से यहां जाएं। तो इन दोनों ही केस में वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। इसी तरह से इन दोनों ही केस में यहाँ पे इस फर्स्ट में और सेकंड में इन दोनों ही केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी अलग अलग होगी। यानी कि हीट और वर्क डन जो है वो दोनों ही पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सा रास्ता आप चूज कर रहे हो। जैसे आप घर से कोचिंग जाते हो या घर से आप स्कूल जाते हो तो अलग अलग रास्ते चूज करोगे तो इनमें किए जाने वाला वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। थकान आपको अलग अलग होगी। जो शॉर्टेस्ट वे होगा उसमें सबसे कम थकान होगी। जो लंबा सारा रास्ता होगा उसमें आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है वो कैसा होता है? आपका
एक पाथ फंक्शन होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हीट जो है वो भी अलग अलग ही रिलीज होती है। अगर आप शॉर्टेस्ट तरीके से जाओगे तो आपको कम पसीने आएंगे, अब दूर वाले रास्ते को चूज करोगे तो आपकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, ज़्यादा पसीने आएंगे। मतलब हीट और वर्क जो है वो तो आपके क्या है, आपके पाथ फंक्शन है। जबकि इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करें, इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करें, वो कैसा है, पाथ फंक्शन। जैसे यहाँ इस केस में मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें जो डिस्टेंस है इन ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो दो तरह से आप मेजर कर सकते हो। एक तो इसका डिस्टेंस मेजर करो, अलग अलग रूट्स की जो डिस्टेंस होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन ए और बीच के बीच में डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी केस में बात कर लो, दोनों के बीच में ये जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ही डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच में हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ए और बी के बीच के ऊपर। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस इसके मतलब इनके पॉइंट्स चेंज कर दिए जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन ए और बी फिक्स है तब तक डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हर एक केस में क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो डिस्टेंस एक तरह से कैसा है, डिस्टेंस एक तरह से पाथ फंक्शन है। डिस्टेंस कैसा है आपका, पाथ फंक्शन है। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा है आपका, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। समझ में आया, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे और भी पैरामीटर हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ये सभी भी स्टेट फंक्शन ही होते हैं। आगे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको एक एक करके हम बात कर लेते हैं। चलिए जी, अच्छा यहाँ पे अगर हमने बात की थी, जो अभी स्टार्ट किया यही वाला पार्ट जो था, इसको अगर कंक्लूड किया जाए, एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। कब, ये कंडीशंस इसमें क्या होना चाहिए कि जो हीट का एक्सचेंज है वो ज़ीरो होना चाहिए, और मैटर का एक्सचेंज जो है, मतलब हीट का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज जो है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मैटर भी फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने चाहिए, और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तब इस केस में जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया। तो एक कंक्लूजन जो समझ में आए वो ये आया कि भैया वर्क जितना किया जाएगा, वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कब, जब ये दोनों चीजें फिक्स हों, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख रही है कि वो जो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे इसके साइन कन्वेक्शन दे रखे हैं, किसके, वर्क डन के। देखना ध्यान से, जो वर्क डन किया गया है इसके साइन कन्वेक्शन बहुत सिंपल सा है। IUPAC में जो है वो साइन कन्वेक्शन यूज़ किए गए, केमिस्ट्री में और अलग यूज़ अलग करते हैं, फिजिक्स में इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो पहले मैं केमिस्ट्री का बता देता हूँ, उसका रीज़न भी फिर मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझना। अगर ये सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम वर्क करे, सिस्टम वर्क करे, जैसे हमने क्या बोला था, अभी चर्निंग कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर ही वर्क किया जा रहा है, या फिर इमर्सन रोड लगा के इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो इस तरह का वर्क जो भी होगा, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो वो वर्क डन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। और ऐसा वर्क जो सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे सिस्टम अपने आप एक्सपेंड करने लगे तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है वो, है ना, इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, तो इस तरह के जो वर्क डन बाय सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले जो साइन कन्वेक्शन फिजिक्स में जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, जब हम बोलेंगे वर्क डन बाय सिस्टम तो वो पॉजिटिव बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों डिफरेंस क्यों होते हैं, इसको समझ लो। देखो यहाँ पे हम जो केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई मशीन लगी हुई है या फिर कोई इंसान लगा हुआ है, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो इसके रेफरेंस में बात करते हैं। फिजिक्स में रेफरेंस जो होता है, फिजिक्स में ये रेफरेंस होता है, जबकि केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री में रेफरेंस जो होता है वो सिस्टम होता है, तो रेफरेंस पॉइंट ही दोनों डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर ऐसे बोलेंगे कि भाई ये वर्क कर रहा है और ये वर्क करेगा तो ही तो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा। जैसे चर्नर जो घुमा रहा है, ये चर्नर है जो घुमा रहा है, उसकी तो एनर्जी कम ही हो रही होगी, और कम हो रही होगी तो उसके थ्रू वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव हुआ। ये समझ में आया क्या? उसके ऊपर वर्क होगा, चर्निंग जो कर रहा है उसके ऊपर वर्क होगा, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कम ही होगी ना, मतलब जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है, अगर उस मशीन के थ्रू बात करें जहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उसके रेफरेंस में साइन कन्वेक्शन अलग हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेक्शन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, वो सिस्टम के रेफरेंस में होते हैं। खैर फिजिक्स को आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तब याद रख लेना, लेकिन अभी जो है वो इतना सा याद रखो कि हम जो साइन कन्वेक्शन यूज करते हैं, वो साइन कन्वेक्शन जो यूज करते हैं वो सिस्टम के रेफरेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम का के ऊपर वर्क किया जा रहा है। वर्क डन ऑन सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम, मैं लिख भी देता हूं, वर्क डन बाय सिस्टम वो तो होगा क्या है सर? नेगेटिव। और वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव। क्लियर है? ये इस पैराग्राफ का मतलब है। यहाँ पे कुछ और पैरामीटर भी हैं। यू कैन नेम सम अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन, बहुत सारे और भी स्टेट फंक्शन है, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सभी स्टेट फंक्शन है। जैसे टेम्परेचर के बारे में यहाँ दे रखा है, टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंज दोनों ही आपके यहाँ पे स्टेट फंक्शन है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अब ये 35 डिग्री सेल्सियस कैसे भी आया हो, ये सपोज हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होके, ये 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होके 35 पे पहुंचा हो, या फिर ये हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट ही कितना पहुंच गया हो? 35। लेकिन टेम्परेचर अगर 35 है तो ये इस स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि भाई 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर तभी बोला जाएगा जब उसके पास उतनी एनर्जी या उतने इंटरनल एनर्जी या मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जीज होनी चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस पे उतनी हो जाए। अब वो किसी भी प्रोसेस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रोसेस से हो रही है। तो टेम्परेचर जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो भी स्टेट फंक्शन है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज है, अब ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कई तरीके से हो सकता है, जैसे 35 से 25 तो भी आपका 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज है, या फिर अगर मैं कहूँ भाई 10 से 20 हो गया तो भी टेम्परेचर चेंज कितना है? 20 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, तो ये भी टेम्परेचर चेंज कितना है? आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम का, टेम्परेचर चेंज है, ये भी क्या है? आपके स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? एक और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। जैसे किसी पॉन्ड के अंदर वॉल्यूम है, अब वो उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है कि किस रूट से ये वाटर चेंज हो रहा है। जैसे एक पॉन्ड है सपोज, ऐसे मैंने बोला, अब इस पॉन्ड का वाटर जो है इतना लेवल था, अब इस वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज होके, वॉल्यूम इंक्रीज होके यहाँ से इतना हो गया, तो इस वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर इस चीज से इंडिपेंडेंट है ये कि भाई ये किस चीज से हुआ, ये रेन वाटर आया, इसमें रेन वाटर से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तभी ये वॉल्यूम इतना हुआ, या फिर ये हो सकता है कि भाई ट्यूबवेल डाल के यहाँ पे वाटर डाला गया, या फिर दोनों ही चीज़ों को एक साथ डाल के इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इतना हुआ, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम चेंज जो है वो भी आपके कैसे हैं? स्टेट फंक्शन। मतलब सिंपल सी बात करें कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें से वर्क और हीट जो हैं वो तो आपके क्या है? पाथ फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसके अलावा जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे आपके स्टेट फंक्शन ही हैं, स्टेट फंक्शन ही है। यहाँ पे जितने हमें पैरामीटर यूज करने हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी क्या है? आपके स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पहला जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज का मेथड हमें समझ में आ गया कि हमने किस तरह से क्या कर सकते हैं, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं वर्क डन करके। दूसरा जो पैरामीटर है, मैं दोबारा से यहाँ पे ही चलता हूँ, पीछे चलता हूँ, दूसरा जो पैरामीटर है वो है हीट, है ना? हीट पास की जाए या फिर हीट उसमें से निकाली जाए।
तो इसके केस में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पैरामीटर्स को फिक्स करना पड़ेगा। चलो करते हैं, बात करते हैं वही हीट। देखो हीट, वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर हमें हीट का ट्रांसफर करना है तो हमने क्या किया, एक क्लोज सिस्टम ले लिया। क्लोज सिस्टम आपको समझ में आता ही है, क्लोज सिस्टम में जो मैटर है, मैटर का एक्सचेंज तो होगा नहीं, मैटर का एक्सचेंज तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। अब हीट का एक्सचेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे मटेरियल का क्या लेना पड़ेगा, ये कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें से हीट का एक्सचेंज इजीली हो जाए। तो हमें एक मेटल का सपोज एक ये क्या कर लिया, एक ये बाउंड्री या एक बीकर ले लिया। ठीक है, हीट का एक्सचेंज हो सके इसलिए हमने क्या किया, एक ये थर्मल कंडक्टर वाला मटेरियल का कोई भी ये कंटेनर लिया और ये क्लोज कर दिया जिससे इसके मैटर का जो है वो चेंज ना हो पाए। ठीक है, चलो जी, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट Q। लेट अस कंसीडर द ब्रिंगिंग ऑफ, वही सारी चीज़ें अब यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे, तो आप चाहें तो पढ़ लेना, मैंने समझा ही दिया है आपको। अब यहाँ पे आगे बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है वी टेक वाटर एट टेम्परेचर TA। इनिशियली हमने क्या किया, इसके अंदर जो वाटर लिया उसका टेम्परेचर TA है। इन कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल, थर्मली कंडक्टिंग वॉल है वो तो हमने बताई दी, बाई मेड अप कॉपर और एनक्लोज इन इट ह्यूज हीट रिजर्वोयर एट टेम्परेचर TB। ठीक है, अब इसका सराउंडिंग जो है, अब इसका टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या किया हमने, TB ले लिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब, सराउंडिंग मतलब इसको जो बीकर है इसको क्या किया, एक ऐसे पानी में रख दिया जिसका बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर है, यानी कि TB जो है वो TA से काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे रिजर्वोयर में हमने इसको रख दिया है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यही बोला है ना। कॉपर एंड it in a huge heat reservoir of temperature TB. The heat absorbed by system Q can be measured in term of temperature difference TB minus TA। अब ये क्योंकि ये वॉल जो हैं वो कैसी हैं आपकी भाई, ये वॉल जो हैं वो थर्मली कंडक्टर हैं, तो यहाँ से टेम्परेचर T जो इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और इस सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो कहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, यानी कि बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में हीट इंक्रीज होगी। सपोज ये हीट जो है वो Q अमाउंट में इंक्रीज होगी, मतलब Q जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई किससे, सराउंडिंग से सिस्टम में। तो जो ये जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा Q। मतलब इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सपोज वो UA थी और जब इसने ये एब्जॉर्व कर ली तो वो UB हो गई। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुई, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा, UB माइनस UA, और ये किसके बराबर होगा, जितनी इसने हीट एब्जॉर्व की है सराउंडिंग से सिस्टम ने उसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे जो है वो साइन कन्वेंशन दे रखे हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC के अकॉर्डिंग हीट अगर एब्जॉर्ब होती है, वही सिंपल सी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, यानी कि अगर ये ऐसे मैं बोल दूं ये एक सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है और सिस्टम अगर इस सिस्टम के ऊपर हीट जा रही है, मतलब सिस्टम के अंदर जा रही है हीट, है ना, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव हीट बोलेंगे। अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो ऐसे हीट को हम क्या बोलेंगे, माइनस, नेगेटिव हीट, है ना। और वर्क डन का तो आपको ध्यान ही है, वर्क डन किया जा रहा है पॉजिटिव, वर्क अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है तो हीट कैसी होगी, पॉजिटिव, और सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो हीट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सराउंडिंग से अगर सिस्टम में हीट जाती है तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करती है, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। क्लियर, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो ये साइन कन्वेक्शन आप जो है वो ज़रूर से याद रखना, इसको मैं हटा देता हूँ। इस साइन कन्वेक्शन को आप ज़रूर से याद रखना, ऐसे ही डायग्राम के फॉर्म में याद कर लो कि हीट या फिर वर्क डन सिस्टम के ऊपर होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ सिस्टम जो है वो हीट लूज करे या सिस्टम जो है वो वर्क करे
तो वो सिस्टम वो कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम आप अपनी बुक में भी बना सकते हो जिससे आपको याद रहेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं दोनों जर्नल केस की बात करते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा। अभी तक हमने जो देखा वो हीट और मास की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज देख लिया। अब यहाँ पे जर्नल चीज दे रखी है, यानी कि हीट और जो वर्क डन है उन दोनों को एक साथ करके बोला है। एक साथ अगर चेंज करें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होगा। लेट अस कंसीडर द जनरल केस इन विच चेंज ऑफ स्टेट इज बॉट अबाउट बोथ डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर द हीट। ठीक है मतलब हीट का ट्रांसफर भी होगा और वर्क डन भी होगा। जो 3 फैक्टर मैंने बताया था, जहां पे मास तो हमने कांस्टेंट रखा, एक सिस्टम है, ध्यान से दोबारा से मैं एक बार छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। एक सिस्टम है, ये सिस्टम है सपोज। अब इस सिस्टम के अंदर न तो कुछ आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन हीट जो है उसका ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये वॉल्स जो हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और ये सिस्टम के ऊपर भी वर्क किया जा सकता है, सिस्टम भी वर्क कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ये वाली एक वॉल जो है वो एक मूवेबल वॉल बना दी। सपोज यहाँ पे ये इस तरह का एक पिस्टन ही लगा दिया, जैसे सिरिंज मैंने बताया था वैसी सिरिंज है, तो ये वाली जो वॉल है ये मूव कर सकती है, और इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो हमने एक एक की बात कर ली थी कि पहले भाई वर्क डन देख लिया था, हीट को कांस्टेंट करके हीट ट्रांसफर नहीं हो, और दूसरे केस में हमने क्या बोला था, वर्क डन नहीं करेंगे, सिर्फ हीट की वजह से देखेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों ही केस को कंबाइन करके बात कर रहे हैं। देखो, वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस केस इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब डेल्टा मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है डेल्टा यू, वो कैसे लिख सकते हैं, इसको जितनी हीट दी गई, इसको जितनी हीट दी गई और इसके ऊपर जितना वर्क किया गया। मैं दोनों साइन एक साथ ही लिखता हूँ, नहीं कंफ्यूजन होगा, ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं कि इसके ऊपर जितना वर्क किया गया, वर्क डन, और इसके ऊपर इसको जितनी हीट दी गई, हीट जितनी दी गई, दोनों ही पॉजिटिव होंगी। तो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें से कोई एक चीज ली जाए, जैसे सपोज ऐसे बोलें कि इसके ऊपर डब्ल्यू वर्क किया जाए और इसमें से क्यू हीट निकाल दी जाए, इसमें से क्यू हीट निकाल दी जाए, तो एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे एक बार रीड कर लो, यही सारी की सारी चीजें। और ये जो दोनों का एक साथ चेंज का जो है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है। कैसे कि इसके ऊपर वर्क किया गया, मैकेनिकल वर्क डब्ल्यू किया गया, वो भी किसकी एनर्जी में चेंज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा है, और इसको क्यू हीट दी गई, वो भी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। मतलब ये क्यू हीट है या फिर वर्क डन है, ये दोनों ही इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर है। बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है दोनों दो अलग अलग तरीके से जो हीट का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस में हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में हो रहा है। क्लियर है, चलो एक बार इसको रीड और कर लेते हैं। फॉर ए गिवन चेंज इन ए स्टेट क्यू एंड डब्ल्यू कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज कैरिड आउट। ठीक है, हाउएवर क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब ये यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। देखो Q और अगर Q की बात करें तो ये कैसा है, आपका हीट जो होती है वो एक पाथ फंक्शन होती है। हीट कैसा है, एक पाथ फंक्शन, और W जो है वर्क जो है वो भी कैसा है, आपका पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो कैसा है, आपका एक स्टेट फंक्शन है। कैसा है, स्टेट फंक्शन। यानी कि डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू बोल रहे हैं, और ये इंडिविजुअल तो क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, लेकिन जब दोनों एक साथ ही एक साथ ही जब आएंगे, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है। इट विल इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इज कैरिड आउट। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो स्टेट इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और एज वर्क
मतलब इफ W इक्वल टू 0 या Q इक्वल टू 0 देन डेल्टा U इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे अगर इनिशियली जो है वो इसकी इंटरनल एनर्जी सपोज U है, इसके ऊपर कोई वर्क भी नहीं किया गया, W की वैल्यू भी 0 और अगर Q की वैल्यू भी 0, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो फर्दर बाद में भी कितनी रहेगी, U ही रहेगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। इक्वेशन 6.1 दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये क्या है, स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको W और Q के साइन आपको ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी को भी क्या करता है, प्रूव करता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में जो है वो दोनों के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट इज कॉमनली स्टेटेड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट इज एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है वर्क डन के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में किस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, चलिए जी ये सारी की सारी चीज़ें ये है। एक नोट और दे रखा, देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी दैट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम। वी कैन स्पेसिफाई द unambiguity या absolute value of the volume of system in a particular state but not absolute value of the internal energy। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत सारी इंटरनल एनर्जी जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। तो नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन। अब ये जो है वो आप खुद से एक बार ट्राई करो। अगर आपको IUPAC के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन पता है और प्रोसेस पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है, ये पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो प्लस Q, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो प्लस W, अगर सिस्टम से हीट ली जा रही तो माइनस Q, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो माइनस W। और दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W ये होता है। ये आप याद रखो, ये आपको हर जगह पे काम आएगा। आगे भी इसी चीज़ को हम कई बार आगे इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये जो है अलग अलग सिस्टम के लिए ये वर्क हैं। क्वेश्चन पढ़ना एक बार, और क्वेश्चन के बेस जो है जो जितना हमने थ्योरी पढ़ी उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ये मतलब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।